तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर और हेमिस्फीयर के केस में निकालेंगे। तो पहले सॉलिड स्फीयर के केस में देखते हैं। मैंने एक स्फीयर बना दिया। ये इसके लिए एक्स एक्सिस होगी, ये इसकी वाई एक्सिस होगी और ये इसकी जेड एक्सिस होगी। अब इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालें, हम ये देखते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर एक ऐसी डिस्क बनाई है, ये एक प्लेट सी, ये एक डिस्क है और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो ये पूरा सॉलिड स्फीयर काफी सारी डिस्क से मिलकर बना हुआ है। उसमें से ये एक डिस्क है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ऐसे ही इसी डिस्क के ऊपर मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दूं तो ये पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। लेकिन उसका जो रेडियस होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगी तो उसका रेडियस कम होता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे जाएगी तो भी रेडियस कम होता जाएगा। तो अगर मैं एक डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं और उसको इस स्फीयर के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास पूरा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो सपोज करो कि यहां पर एक डिस्क है इस पॉइंट पे, और इस डिस्क की कुछ थिकनेस है। ये थिकनेस है इसकी। अब जो इसकी थिकनेस है वो जेड डायरेक्शन में, ये जो डिस्क है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है और इसकी थिकनेस है वो जेड डायरेक्शन के अंदर है। और इस थिकनेस को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये पूरा स्फीयर ही बन जाएगा जेड डायरेक्शन के अंदर। तो इसका जो रेडियस है वो हम y ले लेते हैं और इसका रेडियस जो है वो r है। स्फीयर का रेडियस r है और इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस y है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो पहले हम इसकी डेंसिटी देखते हैं। जो इस सर्कुलर डिस्क के लिए डेंसिटी हम कैसे लिखेंगे, सपोज करो इसका मास अगर dm है तो इसका वॉल्यूम dv है, और dm इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया और इसकी थिकनेस। अब इसकी थिकनेस मैं मान लेता हूं कि dz है, तो इसका जो एरिया है वो आएगा पाई वाई स्क्वायर और थिकनेस dz। तो ये इसका वॉल्यूम है। तो यहां से dm क्या आ गया, रो पाई वाई स्क्वायर dz। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखना चाहूं तो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क डी आई इज इक्वल्स टू, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास और रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में डी डी एम में यहां से क्या लिख सकता हूं, रो पाई वाई स्क्वायर डी जेड, और वाई स्क्वायर यहां पे भी है तो ये वाई स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 4 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो इस डिस्क का आ गया। अब क्या करना है, अब बस इंटीग्रेट कर दो इसको पूरे स्फीयर के लिए। ऐसी बहुत सारी डिस्क मान लेता हूं मैं, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेटिंग, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी आई के लिए आई, हम इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, और इस एक्सिस को मैं मान लेता हूं कि ये ए बी एक्सिस है। तो आई ए बी के अलोंग क्या आ जाएगा, रो पाई कांस्टेंट है तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं, y रेज टू द पावर 4 डी जेड और 2 भी कांस्टेंट। अब इसके अंदर दो वेरिएबल्स आ गए और इन दोनों वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूं। और वो किस तरीके से करूंगा मैं, ये डिस्टेंस जो है ये z है और ये रेडियस स्फीयर का रेडियस ही होगा क्योंकि टच कर रहा है, तो ये रेडियस भी r होगा। ये y डिस्टेंस है। अब इस y को z और r में लिख दूं तो मेरे पास एक ही वेरिएबल बच जाएगा z, r तो कांस्टेंट है, तो मैं यहां लिख सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूज है तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दो, y रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 2। ये वाली बात हम यहां पुट कर देंगे, तो मेरे पास आई ए बी इज इक्वल्स टू रो पाई डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर स्क्वायर जेड। इसकी लिमिट क्या पुट करूंगा, अब इसके अंदर वेरिएबल z है खाली, तो देखो z यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक है, और ये वेरी करेगा हर डिस्क के लिए। अभी तो यहां तक है ना, फिर ऊपर जो डिस्क जाएगी उसके लिए यहां तक आएगा, फिर यहां तक आएगा, तो कहां तक जा सकता है, ये यहां तक, इस पॉइंट तक जा सकता है। और ये नेगेटिव में जाएगा तो कहां तक जाएगा, यहां तक जा सकता है। तो माइनस जेड के लिए ये वाली वैल्यू भी आर है और प्लस जेड के लिए ये वैल्यू भी आर है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे लिए, माइनस आर हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, प्लस आर हो गया। तो z की वैल्यू अगर माइनस आर से प्लस आर तक हो रही है तो ये पूरा स्फीयर ही बन गया, ऐसी सारी डिस्क आ जाएंगी। तो सिंपली मैं इसकी लिमिट पुट कर सकता हूं कि लोअर लिमिट है हमारे पास माइनस आर एंड अपर लिमिट इज प्लस आर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो आई ए बी इज इक्वल्स टू रो पाई डिवाइड बाय 2
इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सीधा आर रेज टू द पावर 4 प्लस जेड रेज टू द पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड, इसका इंटीग्रेशन माइनस आर से प्लस, क्योंकि ए की जगह तो आर स्क्वायर हो गया और बी की जगह जेड स्क्वायर हो गया, तो आर रेज टू द पावर 4 प्लस जेड रेज टू द पावर 4 माइनस 2ab 2r स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आई ए बी इज इक्वल्स टू रो पाई डिवाइडेड बाय 2 आर रेज टू द पावर 4 इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन जेड प्लस जेड रेज टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन जेड रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2r स्क्वायर जेड स्क्वायर का जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 3, एक पावर बढ़ा दी और नीचे वही पावर। तो आई ए बी इज इक्वल्स टू माइनस आर से प्लस आर तक लिमिट, तो आई ए बी आ जाएगा रो पाई बाय 2। अब यहां से आर रेज़ टू द पावर 4 तो ठीक है, लेकिन z कांस्टेंट नहीं है, z की वैल्यू हमें यहां से पुट करनी पड़ेगी। तो z के लिए एक बार तो अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो z के लिए एक बार अपर लिमिट पुट करी माइनस माइनस लोअर लिमिट पुट करी, तो क्या आ गया r प्लस r 2r आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 और r रेज़ टू द पावर 4 है तो 5 हो जाएगा ये, प्लस अब z रेज़ टू द पावर 5 के लिए क्या होगा, एक बार तो अपर लिमिट में पुट कर देंगे और एक बार लोअर लिमिट में पुट कर देंगे। तो ये 5 तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख सकता हूँ 2r रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, इसी तरीके से ये z क्यूब की जगह आ जाएगा 2r क्यूब। तो 2r क्यूब के लिए 2 और 2 4 हो गया, और r क्यूब और r स्क्वायर तो r रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3। आप इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो आई ए बी इज इक्वल्स टू रो पाई बाय 2 यहां इसका एलसीएम 15 आएगा, इसको इससे इसका मल्टीपल 3 आएगा, तो 2 सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 यहां से आ गया। इसको इससे करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो 30 प्लस 6 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 5 बचेगा और 5 4 20 होता है, तो 36 माइनस 20, तो यहाँ सीधा लिख सकता हूँ 16r रेज़ टू द पावर 5। ये 8 पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ रो पाई 8 रो पाई r रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 15। अब मुझे यहां से रो को एलिमिनेट करना है। तो रो क्या डेंसिटी है, इस सॉलिड स्फीयर के लिए भी डेंसिटी रो ले रहे हैं, तो इस को कैसे लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मास तो m है और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है स्फीयर का वॉल्यूम। तो सिंपली मैं रो की जगह ये वाली बात पुट कर दूंगा। तो आई ए बी इज इक्वल्स टू
8/15 पाई r इस पर 5 और रो की जगह आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब और 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहां से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यहां से 5 पे कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r क्यूब से ये 2 पावर छोड़ देगा। तो आई ए बी इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर बचेगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी आ गया फॉर दिस स्फीयर। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग निकालना है, पी क्यू एक्सिस के अलोंग, तो वो कैसे फाइंड आउट करूंगा? सिंपल सा है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों पैरेलल है आपस में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आसानी से निकल जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एन एक्सिस इज इक्वल्स टू द sum of moment of inertia along an axis which is passing through the center of mass and product of mass and square of perpendicular distance between them। तो आई ए बी है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 2/5 mr स्क्वायर प्लस टोटल मास m है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आई पी क्यू इज इक्वल्स टू 7/5 mr स्क्वायर। ये इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। अब बात आती है कि सॉलिड स्फीयर के लिए तो हमने निकाल लिया, अब हेमिस्फीयर के लिए कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सिंपल सा है, हेमिस्फीयर होता क्या है? ये बन गया हेमिस्फीयर। स्फीयर का आधा पार्ट ही हेमिस्फीयर होता है। तो जब स्फीयर का आधा पार्ट ही हेमिस्फीयर होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत ही सिंपल चीज है। इसका मास क्या बन गया? जब पूरे स्फीयर का मास कैपिटल M था तो इस हाफ स्फीयर का क्या बन गया? m/2। तो ये इसका मास हो गया। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी हाफ हो जाएगा। तो यहां से देखूं मैं तो ये दोनों तो सॉलिड स्फीयर के लिए थे। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेमिस्फीयर के लिए निकालूं तो 2/5 इसका आधा, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आधा हो जाएगा, तो m/2 r स्क्वायर हो जाएगा। यहां से m को मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो आई ए बी यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2m आ जाएगा स्मॉल m r स्क्वायर डिवाइड बाय 5। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्फीयर के लिए आ गया, इस एक्सिस के अलोंग। ये ए बी एक्सिस है और ये पी क्यू एक्सिस है। अब पी क्यू एक्सिस के लिए कैसे निकालूंगा? वही सिंपल सा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर लिखा था तो यहाँ पे भी mr स्क्वायर, तो आई पी क्यू क्या आ जाएगा? 7/5 mr स्क्वायर।
अब अगर मुझे एक एक्सिस ऐसी ले लूं जो इसके डायमीटर से पास हो रही है, एक्स वाई एक्सिस मान लो, इस एक्सिस के अलोंग मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, तो वो कैसे निकालूंगा? आई एक्स वाई, सिंपल सी बात है। मैं इसको एक बार कंप्लीट करके दिखा देता हूं कि मैं मान लेता हूं कि ये एक स्फीयर है पूरा। जब ये पूरा स्फीयर है तो ये वाली जो एक्सिस है वो इसके सेंटर से पास हो रही है, स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है। और इस एक्सिस के लिए ये जो स्फीयर है उसमें से जो भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है उसके लिए तो ये सिमेट्रिक है। हर एक्सिस, किसी भी एक्सिस से निकाल लो, क्या आएगा? 2/5 mr² आएगा। तो इस एक्सिस के लिए भी 2/5 mr² आएगा। तो बस वही सेम थिंग कि इसके लिए 2/5 mr² रहेगा तो फिर इसका हाफ हो जाएगा। अब इसका हाफ होएगा तो फिर यही वैल्यू आएगी सीधी। तो एक्स वाई के अलोंग भी 2/5 mr²। अब अगर ये कह दे कि हमें इस हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास से निकालना है, इस सेंटर ऑफ मास से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके बेस से 3/8r डिस्टेंस पे होता है। तो अगर मुझे इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा? सिंपली मैं यहां पर भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं इसको फाइंड आउट करूंगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैसे निकालूंगा? इस एक्सिस को भी मैं नाम दे देता हूं KL, और ये तो CM लिख सकता हूं मैं सेंटर ऑफ मास के लिए, ICM। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि IXY इज इक्वल्स टू ICM प्लस टोटल मास और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 3/8r का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने 3/8r स्क्वायर इंटू मास। तो इस वाले टर्म को मैं इधर ले आऊंगा और उसको उधर ही छोड़ दूंगा। तो ICM इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9/64। तो IXY माइनस 9/64 r² m। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इसको। ICM इज इक्वल्स टू IXY क्या है? 2/5 mr², 2/5 mr² माइनस 9/64, ये भी m ही होगा, स्मॉल m। तो स्मॉल m r²। तो ICM इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लेता हूं मैं, तो क्या आएगा? 320, और 320 को इससे डिवाइड करेंगे तो 16
64, तो 64 टू 1 to 8 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे आएगा 45, फिर mr²। मैं यहाँ लिख देता हूँ ICM इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 83 mr² डिवाइडेड बाय 320। तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस हेमिस्फीयर के लिए। तो ये था हमारा सॉलिड स्फीयर और हेमिस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डिफरेंट एक्सिस के थ्रू। हम इस एक्सिस से भी निकाल सकते हैं, हम इससे किसी भी एक्सिस से निकाल सकते हैं, कैसे भी ले जा सकते हैं। बस परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। तो ये था हेमिस्फीयर के लिए, ये भी हेमिस्फीयर के लिए, ये भी हेमिस्फीयर के लिए, ये भी हेमिस्फीयर के लिए, और ये दोनों सॉलिड स्फीयर के लिए।